सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आज आप लोगों के लिए लेकर के आया है जो 10th क्लास जो है इसका भाई हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वाले चैप्टर को आज हम भाई करने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर, वो भी फुल नोट्स के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेन जो है इस वाले चैप्टर का करने वाले हैं। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, अपनी इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है भाई, तो मुझे बताने में ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए भाई क्या बताया गया है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखिए भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें क्या बताया गया है। तो देखो भाई क्या हुआ था भाई कि 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू नामक एक फ्रांसीसी जो कलाकार था यानी चित्रकार था, उसने क्या किया था, एक चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसने ये बताया था कि अपने सपनों का जो था एक संसार जो था वो रचा था। और उसके शब्दों में जनतांत्रिक, सामाजिक और गणतंत्र से मिलकर के जो था ये बना हुआ था। इस श्रृंखला के जो चित्र में भाई क्या बताया गया कि यूरोप अमेरिका के जो लोग हैं वो दिखाए गए हैं, और सभी स्त्री पुरुष जो है वो एक कतार में भाई क्या हुए हैं, एक लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा की जो है प्रार्थना करते हुए जो है वो जा रहे हैं। देखो बेटा क्या है कि इसमें एक कलाकार है जिसका नाम है क्या, फ्रेडरिक सोर्यू, यानी वो चित्र बनाता है। और उसने क्या किया, अपने मन के अंदर ही एक छवि बनाई और उसने उसी को भाई एक फोटो पर बना दिया। अब उसने क्या सोचा था, उसने भाई ये सोचा था कि अलग अलग देश के जो लोग हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, जो राजतंत्र है उसका खात्मा करके जो है वो जा रहे हैं एक ही कतार में लगते हुए। क्लियर है, तो ये बात जो थी इसने कही थी या सोची थी। और फिर आपको यहाँ भी भाई ये भी और ये सारे के सारे जो हैं आपको यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को जो है ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, देश सॉरी देख सकते हैं। और जो उसके हाथ जो है उन्होंने भाई क्या है, उनमें दूसरे हाथों में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र भी है। यानी इनके एक हाथ में भाई मसाल है तो दूसरे हाथ में इनके जो भी अधिकार है उनका घोषणा पत्र है। तो कुछ इस तरीके से था। क्लियर। और भाई क्या था कि सामने की जमीन पर भाई क्या है, निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त जो है अवशेष बिखरे हुए पड़े हैं। और स्वतंत्रता की जो भी जो क्या है मूर्ति है, वो कहीं आगे जो है वो दूसरी जुलूस को का नेतृत्व जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है वो कर रहे हैं। और फ्रांस, जिसे क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास जो है अभी भी जो है वो पहुंचा है। और उसके पीछे पीछे जर्मन के जो लोग हैं वो जो है वो काला रंग का जो लाल और सुनहरा झंडा जो है लिए हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो था उसने फ्रांसीसी जो चित्रकार जो था उसने ये बनाया था। ठीक। और देखिए और क्या था इसके अंदर वो भी बताते हैं। तो देखिए आगे क्या है, ऑस्ट्रिया दो सिलसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी तथा रूस जो लोग हैं यहाँ के, वो ऊपर स्वर्ग से भाई ईसा मसीह, संत, फरिश्ते और इस सभी दृश्य को जो है वो इस दृश्य पर वो नजर टिकाए हुए हैं। और चित्रकार ने भाई क्या किया है, उनका प्रयोग दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारा एकता का जो प्रतीक जो है वो दिखा रहा है। देखो बेटा क्या है कि इसमें ये बताया गया है, ये जो चित्र जो है ये इसमें सारे के सारे लोगों को एकजुट होकर के जाते हुए दिखाया गया है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे क्या है, ये निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का अर्थ होता है ऐसी सरकार या ऐसी शासन की व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश ना हो, रोकथाम ना हो, वो निरंकुशवाद कहलाती है। अब देखिए भाई के जनमत संग्रह, इसका क्या मतलब होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान होता है और इसके जरिए सभी लोगों से भाई क्या किया जाता है, उनके प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्लियर। यानी कि जैसे आज के टाइम पर वोटिंग होती है ना, उसी को जनमत संग्रह कहा जाता है। तो यही इस टाइम पर हो रहा था। और देखिए क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो देखिए राष्ट्र की या राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो हुई थी वो 1789, आपको पता होगा कि 14 जुलाई में भाई क्या हुआ था, 14 जुलाई 1789 को पहली स्वतंत्र अभिव्यक्ति जो थी वो हुई थी, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर। और इस क्रांति ने घोषणा कर दी थी क्या, कि लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा और वह ही उस की जो है निर्यात तय करेंगे। निर्यात का मतलब होता है वो किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से उसमें निर्णय लिए जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी अब देश के लोग ही तय
करेंगे। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा जो था और तिरंगा जो था वो चुना गया था। तो ये सारी की सारी चीज जो थी इस टाइम पर ये हो रही थी। तो क्लियर है? तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रही होगी, वरना आप लोग क्या करें, अगर आपके समझ में ना आए तो आप लोग भाई इस पर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं क्या कर सकूं और अच्छी तरीके से आपको बता सकूं। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें भाई ये बताया गया है कि झंडे की जो जगह ले ली है और स्टेट जर्नल जो है इसका चुनाव जो था वो सक्रिय नागरिक समूह द्वारा होने लगा था और उनका नाम जो था वो बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया था। स्टेट जो जर्नल जो थी इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, इसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सारी की सारी चीजें राष्ट्र के नाम पर हुई थी और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने भाई अपने भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को या फिर सभी नागरिकों के लिए समान कानून भी बनाए थे। तो ये सारी की सारी चीजें हुई थी, यानी कि इसने क्या किए, सभी लोगों के लिए एकदम समान कानून बनाए थे। पेरिस में प्रयोग होने वाली भाषा फ्रेंच भाषा को ही राष्ट्र की जो भाषा जो थी वो साझा भाषा बना दिया गया। और जब फ्रांस के घटनाओं की जो खबर जो थी समाचार यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा, तो भाई छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के जो अन्य जो सदस्य हैं उन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना की और 1804 की नागरिक संहिता, जिसे भाई नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और किसान, कारीगर, मजदूर, नए उद्योगपतियों ने भाई क्या किया, जो मिली आजादी का जो था इन्होंने स्वाद जो था वो चखा था। तो ये कुछ इस टाइप की ये सारी चीजें जो थी उस समय में हुई थी। और क्या हुआ था कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से आया था या किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था। तो देखो इस वाले टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो देखो किस तरीके से हुआ था। तो जिन्हें आज हम हटाते हैं इसको, हाँ, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, ये उस समय में राजशाही डचियों और कैंटनों में जो थे ये बटे हुए थे। आज जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जर्मनी, इटली के नाम से जानते हैं, ये उस समय राजशाही डचियों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, यानी कि ये राजा रजवाड़े हुआ करते थे और इन्हीं के अंडर में सारा क्षेत्र रहा करता था। क्लियर है? तो ये चीजें थी। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन जो है करने वाले, जिनका नाम क्या था, हेम्सबर्ग, ये साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को भी जो था वो मिला करके बना था। हंगरी में आधे लोग जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, मैग्यार बोलते थे, जबकि आधे जो लोग थे या कई अलग अलग जो लोग जो थे वो विभिन्न बोलियों का प्रयोग करते थे। और गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। ठीक। और इन अलग अलग समूहों को जोड़ने वाला जो तत्व या फिर सम्राट जो था उसके प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना रखते थे या भावना है। ठीक। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, ये क्या है भाई, इसका मतलब समझते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक जो था वो कुलीन ही था और वह यूरोप वर्ग महाद्वीप का सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग यानी सबसे ज्यादा ताकतवर था। ये ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी इलाकों में हवेलियों के मालिक भी थे, यानी कि स्वामी थे। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से जो था ये चीजें इस टाइम पर चल रही थी। और क्या था भाई कि राजनीतिक जो भी कार्य जो थे तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। इनके परिवार वैवाहिक बंधनों से एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन कुलीन वर्ग जो थे वो जनसंख्या के आधार पर छोटा वर्ग था। इनकी जनसंख्या के अधिकतर जो लोग जो थे वो किसान होते थे, यानी कुलीन वर्ग में अधिकतर लोग किसान होते थे, लेकिन ये सीधी खेती नहीं करते थे, ये खेती करवाते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के भूभाग में औद्योगिक उत्पादन और बाजार में का जो विकास जो था वो तेजी से हुआ या और फिर व्यापारिक वर्गों का उदय भी हुआ। इसका इस सक्रिय इस अ, इस सॉरी सक्रिय मैंने गलती से कह दिया, प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग जो थे और मध्यम वर्ग के जो लोग जो थे, उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के जो लोग जो थे वो सारे के सारे बने थे। तो इस टाइप से कई सारी चीजें हुई थी वहां पर, यानी वहां पर वही क्या आ गया था, लोकतंत्र जो था वो अब आ चुका था। क्लियर? तो ये चीजें जो थी हुई थी। और इंग्लैंड में भाई क्या हुआ था कि औद्योगिकरण जो था यानी विकास जो होना कब स्टार्ट हुआ था, 18वीं शताब्दी से। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रांस की,
और जर्मन की तो यहाँ पर औद्योगिकरण कब स्टार्ट हुआ था 19वीं सदी में। क्लियर, यानी इसके इसके 100 साल के बाद। क्लियर, यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी में हुआ था स्टार्ट। तो इस तरीके से जो था ये चैप्टर था, यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट जो फर्स्ट जो है ये क्लियर हो जाता है। क्लियर, अब जो इसके आगे का है वो पार्ट सेकंड जो बनाएंगे, ठीक संडे तक उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। क्लियर है, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।